चलिए फिर से स्वागत है इंट्रोडक्शन के पार्ट 4 में। आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो जीवों में जनन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन हम लोग का हो चुके थे, आज हम देखेंगे लैंगिक जनन। चलिए देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। क्या लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नई संतान की उत्पत्ति के लिए इसमें दो जनक भाग लेते हैं। एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में एक जनक ही भाग लेते थे। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते थे, उसके 5 प्रकार तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। इसमें एक जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में नर और मादा में युग्मक का मिलन होता है। जैसे देखते हैं, चित्रों के साथ कुछ समझते हैं कैसे नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। देखिए इसमें यह है क्या है, मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक। ये जो दिख रहा है आपको गोल कलर का, ये ओवम है, ठीक है। ये मादा युग्मक है। और ये क्या है? नर युग्मक। ये क्या है? नर युग्मक। यही जो सबसे पहले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को नर और मादा युग्मकों का मिलन, जो ये मिलन हो रहा है, जो सबसे पहले जो जाएगा उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मकों का मिलन। इसे क्या कहते हैं? युग्मकों का मिलन। जैसे नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। चलिए इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चित्रों के माध्यम से तो कुछ तो समझ गए होंगे कैसे नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। चलिए देखते हैं, इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है। अब देखते हैं मनुष्य के बारे में। जैसे नर का पिता और माता के सहयोग से संतान का जन्म होता है। जैसे नर के पिता और माता के सहयोग से एक नए संतान का जन्म होता है। जैसे पुष्पीय पौधों में, फूलों में परागकण और निषेचन होता है। जैसे एक मनुष्य में, जैसे जीव जंतु में नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसी तरह पादप में, पौधे में क्या होता है? फूलों में परागकण और निषेचन होता है। जो परागकण क्या है? ये नर भाग है। और निषेचन के बाद बीज का बनना, ठीक है। जैसे जानवर में कुत्ते, बिल्ली, गाय, शेर आदि में ये प्रक्रिया होती है। क्या? लैंगिक जनन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं इसके आगे। जैसे देखिए ये फूलों में होता है, क्या बोले थे ना, फूलों में जो परागकण निषेचन के माध्यम से होता है। देखिए ये प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया से इसमें निषेचन होता है, जो अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। देखिए ये है। उसके बाद देखते हैं कुछ और आगे, चित्रों के माध्यम से समझते हैं कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। ये थे पुष्पीय, जैसे पादप में अलैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में ये विस्तृत विवरण दिया गया है। अब देखते हैं, जैसे कुत्ते में अलैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन है किस किस में होता है? लैंगिक जनन कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, शेर में इत्यादि में ये प्रक्रिया होते हैं। चलिए अब कुछ और आगे देखते हैं। क्या? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को इन मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। जो अलैंगिक जनन के जो कुछ प्रक्रिया होती है उसके मुख्य चरण होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ पहले होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं कि जब नर और मादा युग्मकों का जब मिलन हुआ उसके बाद की प्रक्रिया को कैसे समझा जाए, उसको आगे कैसे बढ़ेगा। उसके बाद एक शिशु का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को हम एक लाइन बाय लाइन समझेंगे कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा एक शिशु का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या? युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे युग्मकों का जो मिलन होता है उसके बाद क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें नर जनक और नर युग्मक, जैसे शुक्राणु, या पौधे में जो परागकण, जैसे मनुष्य में शुक्राणु और फूल में जो परागकण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और मादा जो युग्मक का नाम क्या है? जैसे अंडाणु। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है नर युग्मक का नाम क्या है, तो नर युग्मक का नाम शुक्राणु, और पौधे में नर युग्मक का नाम क्या है? परागकण। उसी तरह मादा युग्मक का नाम अंडाणु होता है, उसी में उत्पन्न होता है। जैसे मादा के शरीर में अंडाणु उत्पन्न होते हैं और नर के शरीर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। किसके शरीर में? नर के शरीर में।
उसी तरह ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी है, इसीलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। जैसे क्या होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं, यानी 46 ये 23 जोड़े में आधी आधी गुणसूत्र होती है। अब देखते हैं दोस्तों, ये किस प्रक्रिया के द्वारा जो विभाजन होती है, जो आधी आधी गुणसूत्र होता है, वो मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा ये आधी आधी गुणसूत्र होती है। चलिए देखते हैं अब निषेचन। निषेचन पहले देखिए, नर और मादा युग्मक का मिलन हुआ। ये क्या, नर के जो शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलन के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे शिशु का निर्माण होता है। आज हम जानेंगे कैसे शिशु का निर्माण होता है। जैसे जब नर और मादा एक दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब आज हम लोग समझेंगे निषेचन क्या है, निषेचन को कैसे समझा जाए कि निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए संतान की उत्पन्न होती है। ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। जब नर युग्मक, जो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक में कौन, जैसे शुक्राणु, क्या शुक्राणु और मादा में अंडाणु आपस में जो मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब मादा के शरीर में शुक्राणु जब जाता है और अंडाणु से मिलता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसमें मिलने से एक नई कोशिका बनती है। जो ये शुक्राणु और अंडाणु, जो शुक्राणु नर के शरीर से निकल कर मादा के शरीर में जाके मिलता है, उससे क्या होता है, एक नई कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जाइगोट, या हिंदी में युग्मनज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। उसी को आगे हम लोग देखते हैं। अब जब नर और मादा युग्मकों का मिलन हुआ, जब निषेचन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भ्रूण का विकास हुआ। उसी भ्रूण को विकास को अब देखते हैं कि भ्रूण के विकास में क्या क्या हुआ। ऐसे ये हमेशा याद रखिएगा, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। ऐसे नर के शरीर से जो पदार्थ मादा के अंडाणु भागों में मिलता है उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यही प्रक्रिया, जैसे ये क्या है, नर के शुक्राणु, ये क्या है, नर के ये छोटे छोटे ये कई लाख होते हैं। ये एक समझो कि एक तरह से रेसिंग कार की तरह होता है कि कौन हम पहले। जो सबसे पहले मादा के अंडाणु के अंदर, जैसे देखिए ये आ रहा है ना, जो सबसे पहले मादा के अंडाणु में आ जाता है, उसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और एक नई संतान की उत्पत्ति और एक नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे हम लोग पढ़े, नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं। जो नर, देखिए ये क्या होगा, ये नर हो गया और ये क्या है, मादा। ये नर और मादा के युग्मक जो आपस में मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एक सिंपल डिफिनेशन से हम सबको एक चित्रों के माध्यम से समझाना कि पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो सके कि नर क्या है और मादा क्या है, और जो आपस में कैसे निषेचन होता है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद जब निषेचन हो जाने के बाद उसके जो आगे की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो आपस में मिलन हुआ, एक युग्मज बना, युग्मक बनने के बाद निषेचन हुआ। जब एक नर और मादा के आपस में मिलन हुआ तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब इस निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो भ्रूण बना उसके बारे में देखते हैं। जैसे क्या है, भ्रूण का विकास। अब क्या है, जब निषेचन के बाद क्या है, एक भ्रूण का विकास, एक नई कोशिका का विकास हुआ। इस नई कोशिका को अब हम लोग समझते हैं कि नई कोशिका क्या है। अब क्या है, युग्मनज मतलब जाइगोट बार बार विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है। जो भ्रूण रहता है ना, वो बार बार विभाजित होते रहता है, बार बार विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। यही भ्रूण आगे विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। यही जो भ्रूण है आगे जाके विकसित होकर एक पूर्ण जीव के रूप में बन जाता है। पहले क्या हुआ, पहले निषेचन हुआ। निषेचन की प्रक्रिया के बाद एक युग्मनज बना। जो जाइगोट तैयार हुआ, निषेचन के टाइम जो जाइगोट बना वही विभाजित होता है। जब देखिए ये अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, ये हुआ क्या, ये शुक्राणु जब आपस में आकर इस जाइगोट से मिला, यही बार बार जब जाइगोट के अंदर बार बार विभाजित होते रहे, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 6 बना, ये आपस बनते बनते एक नए जीव का निर्माण होता है। चलिए इसी को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब क्या है, देखिए एक
जाइगोट का विकास कैसे होता है। हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि चित्रों के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज इंग्लिश में से कहते हैं जाइगोट, इसे क्या कहते हैं जाइगोट। यही जो जाइगोट देखिए ये विभाजित हो रहा है ना, ये कई बार विभाजित होगा, कई बार विभाजित होकर एक नए जीव को धीरे धीरे देखिए ये विभाजित होते 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 एक नए जीव को जन्म देता है, एक नए पूर्ण जीव बन ही जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं भ्रूण का विकास। ये भ्रूण था धीरे 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 विकसित हो, ये विकसित कहाँ होते हैं, माँ के गर्भ में। ये सब प्रक्रिया आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आते हैं और ये माँ के गर्भ में होते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके आगे। ये तो भ्रूण आप समझ गए। युग्मनज के बार बार विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। आपको परिभाषा जो इससे पहले था वो लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे, इसके आगे क्या होता है। भ्रूण का तो विकास हो चुका है, अब क्या है, जब भ्रूण की विकास हो गया उसके बाद क्या है, जो जीव है, जीव के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। जब जीव का जो जीवन हुआ उसकी 3 अवस्थाएं होगी। जब किसी भी जीव का जन्म होगा, जैसे किसी भी जीव का जन्म हुआ तो उसकी जो 3 अवस्था होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, किशोर चरण, उसके बाद होता है प्रजनन चरण, उसके बाद है जीर्णता चरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किशोर चरण किसे कहते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। किशोर चरण क्या है, ये अलैंगिक जनन स्थापित करने वाले जीवों के जीवन चक्र की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है जो लैंगिक जनन के स्थापित करता है कि कोई भी जीव कैसे लैंगिक जनन करने के लिए एग्रेसिव होता है। जो देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले जो इस अवस्था में, किशोर अवस्था में, ये अवस्था जो किशोर अवस्था होती है उसमें लोग पहले आते हैं। इससे पहले कुछ हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं, तब चित्रों की ओर आगे बढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या कौन अवस्था क्या है। पहले इसको देख लेते हैं तब हम फिर चित्रों पे आएंगे। सबसे पहले क्या है उसको हम देख लेते हैं। लैंगिक जनन स्थापित करने वाले जीवों के जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। सबसे पहला क्या है, किशोर चरण। किशोर चरण सबसे पहली अवस्था होती है किसी भी जीव को जन्म की सबसे पहली अवस्था किशोर अवस्था होती है। जैसे लैंगिक जनन स्थापित करने वाले जीव, कोई भी जीव जो मनुष्य जीव है क्या करते हैं, लैंगिक जनन स्थापित करने वाले जीव की वह अवस्था जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है उसे किशोर चरण कहते हैं। किशोर चरण वह अवस्था है जिसमें कोई भी बालक जैसे एक वर्ष से 12 या 14 वर्ष के जो बीच की अंतराल होती है उसे क्या कहते हैं, किशोर चरण कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। वैसी अवस्था जिसमें जीव का न अंडाणु बनता है न शुक्राणु बनता है उसे क्या कहते हैं, किशोर चरण कहते हैं। पौधे में भी ये अवस्था होती है। पौधे में किशोर चरण को कायिक प्रबंधन कहा जाता है, कायिक प्रबंधन कहा जाता है। देखिए पौधों में भी निषेचन होता है, उसी को इस अवस्था को क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। उसी तरह मनुष्य में क्या कहते हैं, किशोरावस्था या किशोर चरण कहते हैं। जो वर्ष किसी भी जीव का जन्म हुआ 1 वर्ष से लेकर 12, जब तक वो जीव परिपक्व होगा तब न एक निषेचन की प्रक्रिया चालू करेगा। एक प्रकृति का नेचर है क्योंकि हर एक जीव के एक टाइम पीरियड के बाद ही वो निषेचन करने के लिए एग्रेसिव होता है, नहीं कि जन्म के बाद ही एग्रेसिव हो जाता है। उसका एक टाइम पीरियड एक प्रकृति के द्वारा संतुलन बनाया गया है कि अगर किसी भी जीव 1 वर्ष से लेकर 12 या 14 या 15 वर्ष, ये मनुष्य का बात है, 12 वर्ष या 14 वर्ष या 15 वर्ष की एज में जाने के बाद उसके शरीर में अंडाणु, जैसे महिला में, जैसे मादा में अंडाणु और शुक्राणु, नर में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी जो बनना शुरू हो जाता है इसके बाद जो प्रजनन चरण आएंगे उसमें आएगा। किशोर चरण में ये दोनों चीज़ नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले समझ लेते हैं किसके बारे में, कायिक प्रबंधन क्या है, इसके जो पौधे में ये होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इस पहले अब थोड़ा सा चित्रों की ओर चलते हैं। जब भ्रूण के बाद शिशु का जो जन्म हुआ, शिशु का जो जन्म होता है, ये जन्म क्या है, जन्म से 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। ये अवस्था 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था या किशोर चरण।
किशोर चरण कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, प्रजनन चरण। अब नंबर दूसरा प्रजनन चरण, इसको देखते हैं क्या है, प्रजनन चरण क्या है। प्रजनन चरण आप सभी को अच्छा से क्लियर हो रहा होगा कि प्रजनन क्या है। ये नाम ही है इसका, प्रजनन, जिसमें जीव प्रजनन करना शुरू कर देता है। कोई भी जीव अपने प्रजनन के लिए एग्रेसिव मतलब आतुर हो जाता है कि अब हमको प्रजनन करना है। ये कोई किसी को नहीं सिखाता, कोई भी जीव को हम लोग सिखाते हैं। जो शेर रहता है, जंगलों में शेर रहता है, उसको हम प्रजनन करना सिखाते हैं। जैसे कुत्ता को गाँव में देखे होंगे, कुत्ता को हम लोग प्रजनन करना सिखाते हैं। ये एक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है कि एक टाइम पीरियड के बाद जब जो कुत्ता की एक प्रजनन जब शक्ति जागृत होती है तो वो प्रजनन करना शुरू कर देता है। तो जीवों की वह अवस्था जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है उसे प्रजनन चरण या प्रजनन काल कहते हैं। अब बताओ, प्रजनन चरण या प्रजनन काल कहते हैं। कोई भी जीव में जब अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है तो कोई भी जीव की एक इच्छा होती है कि अपना शुक्राणु किसी अंडाणु के साथ मिलन हो सके, मतलब आपस में इसका मिलन कैसे भी होना चाहिए। इसी भी अवस्था को क्या कहते हैं, प्रजनन चरण कहते हैं। इसके लिए कोई भी जीव एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रेडी हो जाता है तो वो अब निषेचन कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, जीव की वह अवस्था जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है उसे प्रजनन चरण कहते हैं। अब देखते हैं प्रजनन चरण क्या है, इसके आगे कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं जैसे क्या है, फूलों में जो कायिक प्रबंधन बोले थे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फूल खिलने के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जो फूल जो खिलता है उसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। फूलों में फूल आने के आधार पर प्रजनन अवस्था होता है। जैसे एक मनुष्य का तो हम लोग एक उम्र निकाल देते हैं, जैसे जन्म से 12 वर्ष किशोर चरण, उसी तरह पौधे में कुछ तो टाइम पीरियड होगा, कुछ तो ऐसा वैज्ञानिक ने ऐसा टाइम सेट किया होगा कि वो भी प्रजनन करने की अवस्था को 2 भागों में बांट दिए हैं। जैसे पौधे में फूल आने के आधार पर प्रजनन अवस्था, जो प्रजनन अवस्था है, कोई भी जीव कब प्रजनन करेगा, कोई भी पौधा कब प्रजनन करेगा, उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग क्या है, मोनोकार्पिक पौधा। जो मोनोकार्पिक प्लांट है उसको बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है, इसके क्या डिफिनेशन है, उसको चलिए हम लोग समझते हैं। वो मोनोकार्पिक पौधे के अंतर्गत कौन कौन पौधे आते हैं इसको चित्रों के माध्यम से भी समझा जाएगा। सबसे पहले उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प या फूल देता है उसे मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। आपको ये क्लियर हो जाएगा मोनोकार्पिक का मतलब क्या है, केवल एक बार। मोनोकार्पिक शब्द कहीं भी प्रयोग हो आप समझ लीजिए केवल एक बार, केवल एक बार। मोनोकार्पिक मतलब केवल एक बार। वैसे पौधे जो पूरे जीवन काल में, उसका जो पौधे का जीवन काल होता है, जो भी पौधे का जीवन काल हुआ, जैसे कोई भी पौधे का जीवन काल 4 से 5 माह, 4 से 5 माह, जैसे धान के पौधे, जैसे धान का, तो 4 से 5 माह उसका जीवन काल है। उसके पूरे जीवन काल में चाहे बरगद का पेड़ है उसका क्या होता है 200, जैसे सिकोया का भी 3000 से 4000 वर्ष, ये एक काल बताए। और बताए उसके काल में उसके वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन, उसका जो जीवन है, एक दिन का ही जीवन क्यों नहीं है, चाहे 1 साल का जीवन क्यों नहीं आया, 1000 साल का जीवन क्यों नहीं हो, उसमें केवल एक बार पुष्प देता है। कोई भी वैसे पौधे इसमें आते हैं जिसमें केवल एक बार पुष्प देता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। उदाहरण के लिए धान जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है, जैसे गेहूँ, अभी हम लोग गेहूँ का बाग किए हुए, जैसे मक्का और बांस। क्या, बांस। ये जो बांस है वो भी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोकार्पिक पौधे कौन कौन है। उदाहरण के दे देगा बांस, मक्का, गेहूं या इनमें से सभी। आप इनमें से सभी मारिएगा क्योंकि ये सब मोनोकार्पिक पौधे के उदाहरण है। क्योंकि इसके पूरे जीवन आपको कभी देखें कि धान का दोबारा फूल खिला होगा, गेहूँ का दोबारा फूल खिला होगा, मक्का का दोबारा फूल खिला होगा। बांस का भी आप इतना जीवन काल देखे होंगे बांस का। मक्का धान का होता था 4 से 5 माह। चलिए इसको तो आप कम देखे होंगे, लेकिन बांस को तो आप देखते होंगे। इसको कभी शायद संजोगी फूल आपको देखने, जिसका किस्मत अच्छा रहता है, तो माना जाता है जिसका किस्मत बहुत अच्छा रहता है वही बांस का फूल देख पाता है। तो फूल इसका जीवन में बस एक ही बार निकल पाता है, ठीक है। चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं कि कौन पौधे मोनोकार्पिक पौधे के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, मक्का। ये क्या है, मक्का।
मक्का जो है ये पूरे अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है। जैसे ये देखिए धान, ये सब क्या है, मक्का, धान, ये जैसे ये मक्का, धान, गेहूँ, बांस, ये सब क्या है, ये मोनोकार्पिक पौधे के अंदर, ये सब क्या है, मोनोकार्पिक, क्या है, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पौधा, मोनोकार्पिक पौधा। देखिए मोनोकार्पिक पौधा आपको कैसे याद होगा कि मोनोकार्पिक पौधा किसे कहते हैं। जैसे आप कभी बांस को देखिएगा और बांस को देखते ही मन में सोच लीजिएगा क्या ये मोनोकार्पिक है, ये जीवन में एक ही बार पुष्प देगा, एक ही बार फूल देगा। ये बांस को देखते ही मन में सोच लेना कि ये जीवन में एक ही बार पुष्प देगा। जैसे मक्का, धान, गेहूँ इत्यादि जो है ये जीवन में एक ही बार पुष्प देते हैं। जब आपने अपने खेत में मक्का लगाते हैं तो वो देखते होंगे ऊपर एक ही बार निकलता है, क्योंकि वो बार बार तो नहीं निकलता है। तो वो क्या कहा जाता है कि मक्का, बांस आदि सब मोनोकार्पिक पौधे के एग्जाम्पल है। चलिए अब वैसे पौधों को देखते हैं जो बार बार देता हुआ फूल। सिर्फ तो वैसे पौधे नहीं है जो एक ही बार देते हैं, कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो बार बार देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। उसे क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक पौधे क्या है उसको हम लोग समझते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे को हम लोग समझते हैं अच्छे से। वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में बार बार पुष्प फूल देता है उसे पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। पॉलीकार्पिक पौधे मतलब समझ गए, पॉलीकार्पिक मतलब बार 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 बार, मोनोकार्पिक मतलब एक बार, पोलोकार्पिक मतलब बार 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 बार, मोनोकार्पिक मतलब मोनो, जैसे लिख देते हैं आप स्टार देख, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, कार्पिक, मोनोकार्पिक के मतलब है एक बार, ठीक है। अपोलो कार्पिक मतलब बार बार। आप सभी को आंख बंद करके ये याद करना है कि मोनोकार्पिक में वैसे पौधे आते हैं जो जीवन में एक ही बार पुष्प देते हैं, लेकिन पॉलीकार्पिक के हम वैसे पौधे को देखते हैं जो बार बार पुष्प देता है, वो हमारे आसपास में देखते हैं। उसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में या अन्य रूप में भी करते हैं। चलिए देखते हैं पॉलीकार्पिक पौधे के उदाहरण क्या क्या है। जैसे आम, जैसे आप लोग आम के मौसम में देखते होंगे, आम का तो पूरा जीवन काल होता है, वो एक वर्ष हम लोग आम का फल खाए, फिर जो अगले वर्ष आया जैसे 2026 में खाएंगे तो क्या 2027 में ये फूल फल नहीं देगा, फिर 2027 के बाद 2028 में नहीं देगा। तो ये देखिए 2026 में दिया, 27 में भी दिया, 2028 में दिया। तो ये क्या है, मतलब बार 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 अपने जीवन काल में बार बार मतलब एक टाइम पीरियड के बाद देते रहता है। लेकिन जो मक्का है, गेहूँ है, ये जीवन में एक ही बार देता है और उसके बाद उसका जीवन खत्म हो जाता है फल देने के बाद। उसके बाद अमरूद देखते होंगे, अमरूद का भी फूल आता है जो हम लोग खाते हैं, जैसे लीची इत्यादि। इसे क्या है, पॉलीकार्पिक पौधे के अंतर्गत आते हैं जो बार बार पुष्प फल देते रहता है, उसे क्या कहते हैं, पोलोकार्पिक कहते हैं। चलिए अब इतना हम लोग तो समझ चुके हैं कि मोनोकार्पिक पोलोकार्पिक किसे कहते हैं। चलिए इसके आगे कुछ अब जो तीसरा चरण बचा हुआ था उसको कुछ देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। अब आम, लीची, अमरूद को खाने के बाद हम लोग अब तीसरा चरण को देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, आम, अमरूद और लीची। आम, अमरूद से ये आम हुआ, ये अमरूद हुआ, ये लीची। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आते हैं पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, ये पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर, पॉलीकार्पिक। यहाँ पे दिखेगा, चलो कि इसको ब्लैक कर देते हैं। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक, कार्पिक पौधे, वैसे पौधे जो बार बार पुष्प देते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। अब सबसे अच्छा बात है, अब अपने जीवन काल में देखते होंगे कि वैसे पौधे जो बार बार पुष्प देते हैं वो पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। चलो अब आगे देखते हैं तीसरा चरण क्या है। तीसरा चरण में क्या, जिनर्तक चरण। ये क्या है, यह अलैंगिक जनन का, ये लैंगिक जनन का ये चरण है। इसको जो तीसरा चरण है ये क्या, तीसरा चरण, जिनर्तक चरण। देखते हैं यह लैंगिक जनन करने वाले जीव की वह अवस्था है जिसमें शरीर के अंग कार्य करना कम कर देता है और वह जनन करना बंद कर देता है। बताइए मनुष्य का जब शरीर किस अवस्था के बाद वो जनन करना बंद कर देता है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। पहले मनुष्य का जो जीवन हुआ, जन्म से लेके जन्म से 12 वर्ष, तो वो क्या किया, जन्म से 12 वर्ष वो आया
कि कौन जन्म में किशोरावस्था या किशोर चरण में आया। और 12 वर्ष के बाद वो जब परिपक्व हो गया, जब उसके शरीर में शुक्राणु, जैसे 12 वर्ष के बाद उसके शरीर में अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होने लगा, उससे वो 54 या 55, 54 लेकर चलिए, 54 वर्ष तक अपना निषेचन किया, जो प्रक्रिया करना था वो किया। अब ये 54 से 100 के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जिनरता चरण। इसमें मनुष्य के शरीर से जो क्या कहते हैं, जनन करना बंद कर देता है। इसके शरीर से शुक्राणु, इसके शरीर से शुक्राणु और मादा के शरीर से अंडाणु उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अब वो प्रक्रिया बंद हो गया तो एक मनुष्य की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। एक निषेचन करने की जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, हमें निषेचन करना की बंद कर देता है। उसमें क्या कहता है, जीवों के शरीर की काम नहीं करता है। तो यह लैंगिक जनन करने वाले जीव की वह क्षमता है, वह अवस्था है जिसमें शरीर के अंग कार्य करना कम कर देते हैं। शरीर का जो कुछ अंग रहते हैं, एक 60-70 जाने के बाद शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। नोट में क्या है तो देख लेते हैं इसको, नोट को। मनुष्य की उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारण उसके शरीर में क्या है, लिम्फोफ्यूनिस एक नामक क्या है, केमिकल का जमा हो जाता है। जब हम लोग बूढ़ा क्यों देखते हैं, इसी के कारण हम लोग बूढ़ा देखते हैं। नामक केमिकल जमा हो जाने से मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। जब हम लोग जवान रहते हैं, जब हमारी कोशिका जवान रहती है, उस कोशिका में क्या होता है, लिम्फोफ्यूसिन नामक जो केमिकल है वो हमारी कोशिकाओं में जमा होने लगता है, जिस कारण हम लोग बूढ़ा दिखने लगते हैं। अब चलते हैं लैंगिक जनन के चक्रों के बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग 3 चरण को जो देख लिए, उस 3 चरण को चित्रों के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्या 3 चरण क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये 3 चरण था। जब मेरा किसी भी जीव का जन्म हुआ, वो उसकी अवस्था क्या कहलाई, ये अवस्था का किशोर चरण। ये अवस्था क्या कहलाती है, किशोर चरण। किशोर चरण ये जो प्रजनन करने की जो क्षमता जिसमें आया, इसे क्या कहते हैं, प्रजनन चरण। इसमें एक जीव नए संतान की उत्पत्ति करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद, जब वृद्ध अवस्था में जब मनुष्य जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं जीर्णता चरण कहते हैं। इसमें मनुष्य का शरीर काम करना कम कर देता है। इसी अवस्था के कारण मनुष्य का जो अब नए जीव, उसके शरीर से शुक्राणु अंडाणु का उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसी से मनुष्य का कोशिका काम करना बंद कर देता है। इससे अब जनन क्षमता मनुष्य खो देता है। और मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है, कौन सी कोशिका कौन सा केमिकल उसके शरीर में आ जाता है, तो वह आता है लिम्फोफ्यूनिस। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, क्या लिम्फोफ्यूनिस, लिम्फोफ्यूसिन जमा हो जाता है, जिस कारण मनुष्य बूढ़ा दिखने लगता है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये इस प्रक्रिया को समझने के बाद इसकी जो आगे की प्रक्रिया होने वाली इसको समझ लेते हैं। जब मनुष्य का निषेचन हो ही गया, उसके बाद मनुष्य की कौन सी प्रक्रिया होगी इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे भी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया मनुष्य में दिखता है। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रजनन चरण हो गया, ये उस पौधे में होता है जैसे मोनोकार्पिक पौधे हो गया उसका। अब देखते हैं आगे। अब इस प्रक्रिया के बाद देखते हैं क्या जो लैंगिक चक्र होता है, लैंगिक चक्र या जनन चक्र कहते हैं। क्या लैंगिक चक्र या जनन चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मनुष्य क्या नहीं होता है, उसको हम लोग बारीकी बाई बारीकी से समझ रहे हैं। यह चक्र केवल मादा में होता है, ये मनुष्य के नर में नहीं होता है। ये चक्र नर में नहीं होता है, ये नर में नहीं होता है। इससे मनुष्य के नर जो भाग, कोई भी जीव का नर ये इससे बचा हुआ रहता है। जो मादा फीमेल जीवों में चलता है और इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार के होता है, पहला मध्य चक्र, दूसरा ऋतुस्राव चक्र। अब क्या होता है मध्य चक्र, क्या होता है ऋतुस्राव चक्र, ये मादा में होता है और नर में क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये नर और मादा में क्यों नहीं, ये प्रक्रिया हमेशा मादा में होती रहती है। ये इसकी
कौन नॉन प्राइमेट है, कौन प्राइमेट। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र को अच्छे से पहले समझ लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मादा में क्यों होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या मध्य चक्र, क्या देखते हैं मध्य चक्र को हम लोग समझते हैं। क्या है मध्य चक्र? मध्य चक्र क्या है इसको समझते हैं। यह चक्र नॉन प्राइमेट, जो नॉन प्राइमेट मादाएं होती है या नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी होती है, जो स्तनधारी मादाएं होती है क्या है नॉन प्राइमेट में चलता है, उसे मध्य चक्र कहते हैं। जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी में चलता है उसे मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है, अब मध्य चक्र किस किस में होता है, उसमें आता है क्या, गाय, भैंस, बकरी आदि में क्या होता है मध्य चक्र आते हैं। इसकी क्या विशेषता है उसको भी पहले देख लेते हैं, तब इसका जो डिफिनेशन होगा आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये मध्य चक्र किस में होता है, गाय में, भैंस में, बकरी में इत्यादि ऐसे जानवरों में मध्य चक्र होता है। इसमें कौन सा चक्र होता है दोस्तों, मध्य चक्र। अब इसकी विशेषता को आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या विशेषता है। जो मध्य चक्र की जो विशेषता है, मध्य चक्र, इस चक्र के दौरान रक्त का स्राव नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मध्य चक्र का जो नॉन प्राइमेट में होता है, जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में होता है, उसमें ब्लड फ्लो मतलब रक्त का स्राव नहीं होता है। इस समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। मध्य चक्र जो जीव होते हैं उसमें जो ये टाइम पीरियड आता है, उस समय उसका शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी अवधि लगभग 15 से 20 दिनों तक होती है। मध्य चक्र के जीवों में इसकी अवधि 15 से 20 दिनों के बाद ये फिर से एक रिसाइकल, जैसे ये जीव शुरू हुआ, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। ये जब तक वो परिपक्व के बाद एक वृद्ध अवस्था में नहीं जाएगा वो जीव, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा। ये जो साइकिल जो प्रक्रिया है ये चलते रहेगा, रिसाइकल की प्रक्रिया। ये 15 से 20 दिनों के बाद फिर से आते रहते हैं। अब आगे देखते हैं नंबर दूसरा क्या, ऋतुस्राव चक्र। ये क्या है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं और ये किस में होता है इसका अच्छे से विवरण जानते हैं। अब आप लोग तो जान गए कि जो मध्य चक्र है ये किस में होता है, ये किस में होता है पहले ये बता दीजिए। ये होता है किस में, मध्य चक्र किस में होता है, जैसे गाय में, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि में होता है। इसका मेन क्या है, रक्त का स्राव नहीं होता है। उस समय जिस जीव का मध्य चक्र स्टार्ट होता है उस समय उसका बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और ये 15 से 20 दिनों तक ही चलते। 15 से 20 दिन का फिर से रिपीट, इससे 15 से 20 दिन का फिर से रिपीट होने लगता है। अब चलते हैं दूसरा चरण में। ये क्या है, दूसरा चरण है, देखते हैं इसको। ये क्या है, दूसरा है ऋतुस्राव चक्र। यह चक्र प्राइमेट, जो प्राइमेट है मादाओं में चलता है उसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जो प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाला चक्र को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इसके अंतर्गत ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहला सबसे बड़ा क्या आता है, मानव आता है। अगर आप सबको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत मानव आते हैं, बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं इत्यादि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, पहला हो जाएगा गाय, दूसरा हो जाएगा मानव, तीसरा हो जाएगा बकरी, चौथा हो जाएगा इनमें सभी। तो आप क्या ऋतुस्राव चक्र किस में होगा, इसका जवाब क्या देंगे। ये ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, ये मानव में होता है। ये अब इसकी क्या विशेषता है, ये किस में होता है, पहले इसको चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऋतुस्राव चक्र होता है किस में, मानव में। ये सबसे बड़ा क्या है, ये होता है मानव में होता है। क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र मानव में होता है। क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र होता है क्या, ऋतुस्राव चक्र
मानव में होता है, बंदर में होता है, लंगूर में होता है, गोरिल्ला में होता है। ये सब में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। चलिए इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी क्या विशेषता है इसको देखते हैं सबसे पहले कि इसकी क्या विशेषता है। इसकी जो ऋतुस्राव चक्र की इसकी विशेषता है, ऋतुस्राव चक्र की क्या विशेषता है उसको हम लोग देखते हैं। इस चक्र के दौरान रक्त का स्राव होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ के आए हैं क्या, जो मध्य चक्र में क्या होता है, मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। इसमें क्या बोला, रक्त का स्राव होता है। इसमें शरीर का तापमान नहीं बढ़ता है। जो ऋतुस्राव चक्र है इसमें शरीर का तापमान नहीं बढ़ता, मध्य चक्र में तापमान बढ़ता है। ये चक्र कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों का होता है। जो ऋतुस्राव चक्र है 28 से 29 दिनों का होता है। जो मादा होती है 28 से 29 दिनों के बाद ये फिर से रिसाइकिल की प्रक्रिया के द्वारा उसमें शरीर में अंडाणु का निर्माण होता रहता है। चलिए देखते हैं ये, और ये मध्य चक्र में ये कितने दिनों की इसकी अवधि होती है? इसकी अवधि 15 से 20 दिन तक मध्य चक्र में होती है, और ऋतुस्राव चक्र में 28 से 29 दिनों तक ये चक्र होता है। ये हो गया ऋतुस्राव चक्र की विशेषता। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं जीवों में लैंगिकता क्या है, इसके बारे में कुछ समझते हैं। लैंगिकता क्या है? अब जीवों में लैंगिकता के बारे में समझते हैं। जीवों में लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, द्विलिंगी जीव और एकलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं और एकलिंगी जीव किसे कहते हैं, इसको हम लोग अच्छे से विवरण के साथ कल समझेंगे। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। वैसे जीव जिसमें नर और मादा का भाग एक ही शरीर में उपस्थित हो, जैसे नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे क्या, जैसे इसके उदाहरण क्या होगा? केचुआ, गोल कृमि, और इसके दे देते हैं, और इसके उदाहरण हो गए सरसों, गुलाब, टमाटर, बैगन, आम, मिर्च आदि किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या हुआ, जिसके शरीर में नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित हो। सीधा इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। जैसे केचुआ, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन, केचुआ कैसा जीव है? तो केचुआ द्विलिंगी है, ये उभयलिंगी है। जैसे गोल कृमि, जैसे सरसों, गुलाब, जैसे फरवरी के टाइम में तो अभी गुलाब खूब बिका होगा, वो क्या है? वो द्विलिंगी जीव है। जैसे टमाटर, लाल टमाटर होता है, जैसे बैगन, जैसे आम, जैसे मिर्च, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्विलिंगी जीव के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एकलिंगी जीव में क्या होता है? नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। अब बताइए, नर और मादा अलग अलग होते हैं, जैसे क्या? जैसे मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं, अभी पढ़ के आए। जैसे खरगोश, जैसे चूहा में भी नर और मादा अलग अलग। जैसे पपीता, जैसे तरबूज। इसके और एग्जाम्पल को कल और अच्छे से और विश्लेषण के साथ हम लोग समझेंगे। आज हम लोग समझ लेते हैं जीवों में लैंगिकता को दो भागों में जो बांटा गया है, एकलिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। जैसे एकलिंगी जीव वैसे जीव जैसे नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। इसके सबसे प्रमुख एग्जाम्पल केचुआ, गोल कृमि, मिर्च, आम, बैगन, टमाटर, सरसों, गुलाब। अब आते हैं द्विलिंगी जीव में, वैसे जीव जैसे नर और मादा अलग अलग होते हैं, जैसे मानव, खरगोश, चूहा, पपीता, तरबूज। ये सब क्या हो गया? एकलिंगी जीव के उदाहरण। जैसे तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब
किसके उदाहरण हो गए? एक लिंगी जीव के उदाहरण हो गए। और द्विलिंगी और उभयलिंगी को, जिसमें एक जीव का नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था, इससे भी और डीपली में आपका चैप्टर जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।